गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था, कुछ याद है? बताओ, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिपॉजिट के बारे में देखा था ना। आज हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, सेक्शन 77 सबसेक्शन 1। तो चार्जेस क्या होता है, कितना टाइप का चार्जेस होता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चार्जेस का टाइप्स। एक हो जाता है फिक्स्ड चार्जेस एंड फ्लोटिंग चार्जेस। If created by a company, अगर कंपनी चार्जेस क्रिएट करते हैं तो फिर मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ आरओसी। आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन लेना होगा कि आपका चार्जेस फिक्स्ड होगा कि फ्लोटिंग होगा। ठीक है, बाय whom, when, कब, हाउ। ठीक है, अगर कंपनी होता है, कंपनी बाय होम में कंपनी अगर होता है तो सेक्शन 77। इफ नॉट बाय चार्ज होल्डर। ठीक है, किसके ऊपर चार्ज होगा? अगर कंपनी के ऊपर होता है तो फिर हम लोग सेक्शन 77 में देखेंगे। अगर कंपनी के ऊपर नहीं होता है, बाय चार्ज होल्डर होता है, तो सेक्शन 78 देखेंगे। ठीक है, व्हेन, कब, विदिन
एक ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बुक में क्या लिखा है वो सब देखेंगे, ठीक है। विदिन 30 days ऑफ, दिख रहा है ना आप लोगों को चार्ट? थर्टी डेज ऑफ क्रिएशन, हाउ इन सच फॉर्म, कब चार्ज लगता है, इन सच फॉर्म कब लगता है, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन, ठीक है। कब लगता है, कैसे लगता है, इन सच फॉर्म एंड मैनर and with such fees as prescribed rule 3। चार्ट आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया है ना? साउंड क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. हो गया? चार्ट लिखना हो गया? बुक में आ जाइए, पेज नंबर 415। सेक्शन 2 क्लॉज 16 डिफाइंस द टर्म चार्ज एज एन इंटरेस्ट। इसे हम लोग क्या मानेंगे, इंटरेस्ट या फिर और लाइन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी or any of its undertaking or both as security and including a mortgage। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी या फिर एसेट, कंपनी का एसेट या फिर उसका अंडरटेकिंग्स या फिर बोथ, सब कुछ मिला के भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, एज ए सिक्योरिटी, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग अ मॉर्गेज। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। कैसे हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, कब होगा, वो है सेक्शन 77 सबसेक्शन 1 में। प्रोवाइड्स दैट वंस द चार्ज इज क्रिएटेड बाय द कंपनी, it shall be the duty of the company to register the charge with register of the कंपनी। जब भी चार्जेस क्रिएट हो जाता है तो कंपनी का ये ड्यूटी बनता है कि उसको रजिस्टर करवाए विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। द चार्ज में बी विद इन इंडिया या फिर वो आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी और एसेट और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग एंड सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया। ऐसा नहीं है कि
सिर्फ आपका इंडिया में जो कंपनी है उसके एसेट के ऊपर या फिर अंडरटेकिंग के ऊपर ही चार्जेस क्रिएट होगा। वो अगर आउटसाइड इंडिया भी है तो फिर तो भी चार्जेस क्रिएट हो सकता है। कौन सा फॉर्म में चार्जेस को रजिस्टर करवाना होगा? CHG1। CHG1 में Rule 3 Sub-Rule 1 provides that the company, the charge to be registered is to be in the form number CHG1 for the other than debenture, अगर डिवेंचर नहीं है, and form number CHG9 for debenture। ये हो जाता है other than debenture CHG9 for debenture। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर व्हाट? फॉर चार्जेस। ठीक है। द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्जेस। कब बताया गया है? विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन। 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन ले लेना होगा। इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 days, register within 300 days of creation on payment of additional fees। नेक्स्ट देखो, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है। अगर आप नहीं लेते हैं 30 दिन के, अगर 30 दिन के अंदर अंदर चार्जेस का रजिस्ट्रेशन, तो फिर आपको क्या करना होगा? रूल 4 बताता है कि प्रोवाइड्स दैट द रजिस्टर में, इफ ही सेटिस्फाइड दैट द कंपनी हैड सफिशिएंट कॉज, कंपनी के पास सफिशिएंट रीजन है फॉर नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस विद इन 30 days। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट रीजन होता है, रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट रीजन है, तो फिर वो क्या करेंगे? अलाउ द रजिस्ट्रेशन अनदर 30 days, और नेक्स्ट 30 days में, अनदर 30 days में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। But within a period of 120 days of the creation of charge or modification of charge on payment of additional fee, आपको इसके लिए additional fee भी पेमेंट करना होगा। ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन किस में होगा? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। कॉन्डोनेशन मतलब क्या होता है? बताओ, इंटरेक्ट करो। कॉन्डोनेशन मीन्स माफी मांगना कि आपको कुछ रीजन के वजह से आपका ये रजिस्ट्रेशन छूट गया था या फिर डिले हो गया है। उसके लिए सपोर्टेड बाय ए डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंपनी साइंड बाय हिज सेक्रेटरी और डायरेक्टर दैट सच बिलेटेड फाइलिंग शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर इंटरवेनिंग क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके लिए आपको सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर से एक डिक्लेरेशन भी प्रोवाइड करना होगा। The registrar may, on an application by the company, allow registration to be made within a period of 300 days of such creation on payment of additional fees as may be prescribed। registrar क्या कर सकता है? 300 days का
एक्सटेंशन भी आपको कंपनी को दे सकता है. इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन द पीरियड ऑफ 300 days, द कंपनी शैल सीक एक्सटेंशन ऑफ टाइम. तो कंपनी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा उसके बाद. ठीक है. नेक्स्ट हो जाता है सेक्शन 77 सबसेक्शन 2 में. आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसके बाद आपको मिल जाएगा CAG2 जो होता है सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. आपको एक सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि आपने सर्टिफिकेट चार्जेस के लिए रजिस्टर करवा लिया है. ठीक है. Section 80 provides that where any charge on any property or asset of a company or any of its undertaking is registered, जब कभी भी कोई भी कंपनी का एसेट्स या फिर अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा? एक नोटिस प्रोवाइड करना होगा. वो किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 80 में बताया गया है. एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, एसेट, अंडरटेकिंग और पार्ट देयर ऑफ और एनी शेयर और इंटरेस्ट देयर इन shall be deemed to have notice to the charge from the date of registration. रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद आपको एक नोटिस प्रोवाइड करना होता है. ठीक है. इफ अ कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड, जो पीरियड दिया गया है 330 days या फिर एक्सटेंशन जो दिया गया है another 30 days, अगर नहीं किया है रजिस्ट्रेशन, द पर्सन in whose favor the charge is created may apply to the register for registration of the charges along with the instrument create for the charges. The register on receipt of such application, जिसको इस रजिस्ट्रेशन का नोटिस नहीं मिला है तो वो क्या कर सकता है? एक एप्लीकेशन कर सकता है. किसको कर सकता है? रजिस्ट्रार को, कि उनको नोटिस नहीं मिला है. शैल इशू अ नोटिस टू द कंपनी गिविंग 14 days टाइम. रजिस्ट्रार क्या करेगा? कंपनी को 14 days का टाइम देके it should be mentioned that unless the company itself registered the charge or shows sufficient cause by the charge should not be registered. आपको दिखाना होगा उसका रीजन कि आपने क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. पेज नंबर 417 चार्जेस. उसके बाद दिया गया है कि पावर ऑफ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार है उनके पास पावर है कि आप अगर चार्जेस का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वो अपने साइड से कुछ पावर यूज कर सकते हैं. सेक्शन 82 सबसेक्शन 3 provides that section 82 shall not affect the power of registrar to make an entry to the register of charge under section 83 or otherwise than an receipt of an intimation from the company. रजिस्टर क्या कर सकता है? कंपनी को एक इंटीमेशन दे सकता है. किस लिए? प्रोवाइड दिस रजिस्टर में on evidence given to his satisfaction with respect to any registered charges. रजिस्टर कंपनी को नोटिस देके बता सकता है कि आप किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन चार्जेस का
करवा लीजिए, उसका एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस उनको देना होगा। दैट द डेब्ट फॉर विच द चार्ज वाज गिवन हैव बीन पेड और सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट। कोई भी अगर डेप्ट है, लोन है या फिर कोई भी रीपेमेंट बाकी है, उसका होल या फिर पार्ट भी आप उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये सब हो जाता है रजिस्टर के पास पावर। ठीक है, रजिस्टर के पावर को यूज करके वो अपना इंटीमेशन कंपनी को दे सकता है। नेक्स्ट आ जाइए रजिस्टर में, पेज नंबर 419। सेक्शन 88 requires every company to keep and maintain the following registers along with index thereof। जितने भी कंपनी हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर मेंटेन करना होता है विथ इंडेक्स। उसमें क्या क्या आ जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर फॉर ईच क्लास ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी को एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें सारा मेंबर का एड्रेस, नेम, ईच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, किसने कौन सा वाला शेयर्स लिए हैं उसका भी एक लिस्ट उनको मेंटेन करना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। कौन कौन डिवेंचर होल्डर है उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, अगर दूसरा कुछ भी सिक्योरिटी होल्डर है उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स, इंडियन का तो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ आपको एक फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। ठीक है, एवरी कंपनी शैल फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब से मेंटेन करना होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ले लिया था तब से कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। कीप एंड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर इन वन और मोर बुक्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बुक में मेंटेन करना होगा, वो हो जाएगा फॉर्म रजिस्टर किस में मेंटेन करेगा, एमजीटी 1, इसमें क्या करना होगा, रजिस्टर मेंटेन करना होगा। ठीक है, एमजीटी 1 में आपको सारे मेंबर्स का लिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, अगर कोई भी ऐसा कंपनी है जिसका क्या हुआ था, जिसका स्टार्ट कमेंसमेंट हुआ था ये एक्ट आने से पहले, ठीक है, तो उनको एक पीरियड दिया जाता है। द पर्टिकुलर्स as available in the register of members maintained under the Companies Act 1956। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर्स या फिर किसी भी रजिस्टर मेंटेन करते थे 1956 में जो कंपनी कमेंस हुए थे, उनको क्या करना पड़ता है, शैल बी ट्रांसफर टू अ न्यू रजिस्टर ऑफ मेंबर इन फॉर्म एमजीटी 1, उनको क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा एमजीटी 1 में, कंपनीज एक्ट 2013
के अंडर, एंड इन केस एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अगर ऐसा कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी आपको ट्रांसफर करना होगा। 1956 से 2013 में क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। क्या फॉर्म में कुछ चेंजेस है? फॉर्म में चेंजेस नहीं है, फॉर्म सेम ही रहेगा, MGT 1, ठीक है, सारा कुछ आ जाएगा। उसमें क्या आएगा, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी शेयर कैपिटल नहीं रखते हैं तो उनको क्या करना होगा, कैसे करके मेंटेन करना होगा, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछ सकता है कभी कभी। द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शेल कंटेन्स फ्रॉम द पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच मेंबर्स, क्या क्या कंटेन्स उसमें रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम लिख के छोड़ देंगे। द नेम ऑफ मेंबर, एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस इन केस ऑफ इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो भी आपको दिखाना होगा। ईमेल एड्रेस, पैन और सिन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इफ एनी एसेट्रा, अगर कुछ भी ऐसा टाइप का कुछ भी है तो आपको रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, कब से मेंबर बने हैं। डेट ऑफ सिजेशन, अगर कोई छोड़ देता है। अमाउंट ऑफ गारंटी इफ एनी, अगर गारंटी है तो गारंटी का अमाउंट कितना है। एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी, एंड इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय मेंबर विथ रिगार्ड टू सेंडिंग ऑन नोटिस, क्या करना होता है, सारा मेंबर को कभी कभी कुछ कुछ चीज़ के लिए, मीटिंग के लिए, या फिर अभी जब हमने देखा था चार्जेस का रजिस्टर हो गया है उसके लिए क्या करना होता है, सारा मेंबर को नोटिस सेंड करना पड़ता है। तो अगर कोई भी मेंबर आपको कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन दे के रखता है कि मेरा एड्रेस या फिर मेरा नोटिस क्या होगा, इस एड्रेस में पोस्ट करना होगा, तो आपको वो भी लिख के रखना होगा, रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन बाय द मेंबर विथ रिगार्ड टू द सेंडिंग ऑफ नोटिस, ठीक है, तो आपको वो भी मेंटेन करना होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, तो उनको क्या करना होगा, MGT 2 में पहले जो देखे थे हम लोग क्या था, MGT 1 में आपको रजिस्टर मेंटेन करना होता है, उसमें ये चीज़ कंटेन्स सारा देना होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं अगर डिवेंचर होल्डर या फिर एनी अदर सिक्योरिटी का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, दैट द एवरी कंपनी विच इश्यूज एंड अलॉट्स डिवेंचर और एनी other security shall maintain a separate register of debenture shareholders or security holders for each type of debentures, other securities, वो किस में आ जाएगा, MGT 2 में, जिसका आ जाएगा डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर। और any other security, ठीक है। उसमें इंडेक्स क्या रहेगा, एवरी रजिस्टर मेंटेन फॉर मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी शैल इंक्लूड एन इंडेक्स, जैसे हम लोग के बुक में एक इंडेक्स रहता है वैसे रजिस्टर में भी एक इंडेक्स होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन रजिस्टर, एक फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है, वो किस में आ जाता है, MGT 3, फॉरेन रजिस्टर।
फर्स्ट वाला क्या था, MGT1 रजिस्टर मेंटेन करना होता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है MGT2 में डिवेंचर्स होल्डर का या फिर एनी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी, और फॉरेन रजिस्टर किसमें, MGT3 में। इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड किया गया है कि कीप इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आपको क्या बोला जाएगा, या फिर अदर सिक्योरिटीज और बेनिफिशियल ओनर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन रजिस्टर। मार्क कर लीजिए, समझ में नहीं आएगा कि फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना दिया है, ये क्या हो गया, कभी कभी देता है शॉर्ट नोट में फॉरेन रजिस्टर, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि फॉरेन रजिस्टर ये कैसा होता है। तो हम लोगों को बताना होगा कि दैट अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स में दिया गया है कि फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना होगा, तो आपको कीप एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया में आप पार्ट ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अगर कोई भी पार्ट भी रहता है मेंबर्स का, डिवेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटीज और बेनिफिशियल ओनर्स, अगर बेनिफिशियली भी कोई भी रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेंगे। कैसे करके, कंटेनिंग द नेम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द मेंबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर्स मीन्स उनका एड्रेस, पैन नंबर, each what kind of shares he or she holding, वो सब सारा कुछ आपको पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर्स, डिवेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, सारा कुछ आपको देना होगा उसमें। रूल 7 सब रूल 2 प्रोवाइड्स दैट द कंपनी शैल विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एनी फॉरेन रजिस्टर फाइल विथ रजिस्टर नोटिस ऑफ द situation of the office of MGT3 along with the fees where such register is kept। क्या बताया गया है, विदिन 30 days, जब भी MGT3 आपका ओपन हो जाएगा फॉरेन रजिस्टर, तो आपको क्या करना होगा, उसको बताना होगा, किसको, रजिस्ट्रार को बताना होगा विदिन 30 days, ठीक है। क्या बताना होगा कि ये फॉरेन रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है और कहाँ पर है, ठीक है। इज केप्ट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द सिचुएशन ऑफ ऑफिस, अगर ऑफिस चेंज होता है, ऑफिस डिसकंटिन्यूड, इट शैल विदिन 30 days ऑफ सच change and discontinuance file notice of MGT3 same form में within with the register of such changes and discontinues। क्या बताया गया है, अगर रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है या फिर आप फॉरेन रजिस्टर को अभी और मेंटेन नहीं करेंगे, तो फिर से आपको विदिन 30 days क्या करना होगा, रजिस्टर को नोटिस देके बताना होगा। पहले हाँ, डिसकंटिन्यूस के 30 days बाद, विदिन 30 days आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रूल 7 सब रूल 3 प्रोवाइड्स द रजिस्टर केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस इज कॉल। क्या बताया जाता है, जहां पर हम लोग सारा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कैप्ट करके रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रजिस्टर, ठीक है। एंड द फॉरेन रजिस्टर, प्रिंसिपल रजिस्टर एंड फॉरेन रजिस्टर shall be deemed to be the part of principal register। The foreign register shall be maintained in the same format as the principal register। जैसे हम लोग का सारा रजिस्टर मेंटेन किया गया था, सेम वैसे ही आपको फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। मेन बात क्या है कि आप जब भी ओपन करते हैं तो MGT3 में आपको रजिस्टर को बताना होगा। अगर कुछ चेंजेस आता है
सिचुएशन में, ऑफिस का सिचुएशन में, या फिर डिसकंटिन्यूएंस होता है तो फिर से आपको 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना होगा, रजिस्टर को बताना होगा। अभी आएंगे ना इसमें। द कंपनी शेल ट्रांसमिट to its registered office in India a copy of every entry in any foreign register within 15 days after the entry of made, and keep at such office a duplicate register of foreign register duly entered up from time to time. The company shall transmit to its registered office in India, क्या करना होगा, कभी भी अगर कंपनी का ट्रांसमिट हो जाता है अ कॉपी ऑफ एवरी एंट्री फॉरेन रजिस्टर का विद इन 15 डेज आफ्टर द एंट्री इज मेड, एंड कीप एट सच ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर ऑफ एवरी फॉरेन रजिस्टर ड्यूली एंटर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसको 15 डेज के अंदर टाइम टू टाइम बताना होगा, या फिर उसका डुप्लीकेशन सेम रजिस्टर्ड ऑफिस में भी एक रखना होगा, कीप करना होगा, मेंटेन करना होगा। ठीक है। सच डुप्लीकेट रजिस्टर शैल बी डीम टू बी द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। जो डुप्लीकेट आप बनाएंगे वो भी प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रूल 5 provides that every company shall maintain registers under section 88 in the following manners। कैसे करके आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा। The entries in the register shall be made within 7 days after the board of directors or its duly authorized committee approves the allotment or transfer of shares, debentures or any other securities। कभी भी अगर कुछ भी शेयर्स, डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज का ऑथराइज्ड बन जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, विद इन 7 डेज उसका एंट्रीज क्या करना होगा, रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। ठीक है। द रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। किसमें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ नोट कर लीजिए। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। द रजिस्टर शैल बी मेंटेन, किस कहाँ पर मेंटेन करना होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में, अनलेस क्या बताया गया है, आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज नहीं कर सकते हैं unless a special resolution is passed in general meeting authorizing the keeping of the register at any other place within the city, town or village in which the registered office is situated, or any other place in India in which more than 1/10 of the total members entered in the register of मेंबर्स रिसाइड्स। समझ में आया। नॉर्मली क्या होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस में आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं विद इन सिटी या फिर विद इन विलेज या फिर सेम टाउन में, तब आपको क्या करना होगा, एसआर पास करना होगा इन जनरल मीटिंग में। ठीक है। और एनी अदर प्लेस इन इंडिया इन विच मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रिसाइड्स। मेन आपको क्या करना होगा, अगर आप रजिस्टर ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको एसआर पास करना होगा जनरल मीटिंग में। ठीक है। तो हम लोग सारा रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है। आपको इससे कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि यहाँ पर
मेंटेन होता है, यहाँ पर मेंटेन होता है, कुछ भी दे सकता है कि ब्रांच ऑफिस में मेंटेन हो रहा है, तो आपको ये क्लियरिफिकेशन देना होगा, ठीक है। अनलेस SR पास इन जनरल मीटिंग अ कंपनी cannot be kept his register in any other place, ठीक है। Consequent upon the buyback of share, reduction in share capital, subdivision, consolidated of shares, issue of sweat equity share, transmission of shares, etc., the entries shall be made within 7 days after the approval of the board committee in the register of members and respective register. इसका भी सेम ही है, within 7 days आपको क्या करना होगा, एंट्री पास करना होगा देयर रेस्पेक्टिव रजिस्टर। इफ एनी चेंज ऑकर्स इन द स्टेटस ऑफ मेंबर्स, अगर कोई भी चेंजेस होता है मेंबर्स का स्टेटस में, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, और अ डिवेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, वेदर ड्यू टू डेथ हो सकता है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है, चेंज ऑफ नेम और ड्यू टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड और ड्यू टू एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन में अगर चेंजेस होता है मेंबर्स के स्टेटस में, तो एंट्रीज क्या करना होगा, एंट्रीज देयर ऑफ एक्सप्लेनिंग द चेंजेस शैल बी मेड इन द रेस्पेक्टिव रजिस्टर। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप सिर्फ ये रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए, बताया गया है। If any rectification is made by the company pursuant to any order passed by the competent authority under the Act, the necessary reference of such order shall be indicated in the respective register. क्या बोला गया है कि कोई भी अगर रेक्टिफिकेशन होता है रेस्पेक्टिव ऑथोरिटीज के अंडर में, तो आप उसको भी रजिस्टर में मेंटेन कीजिए, ठीक है। In any order passed by any judicial or revenue authority or by SEBI or competent authority attaching shares, debenture or other securities by giving direction for remittance of dividend or interest, the necessary reference, वो लोग जैसे बताया गया है उन लोगों का रेफरेंस के हिसाब से उसको भी रजिस्टर में मेंटेन कीजिए। In case of listed company, the particulars of place, charge, line created by the promoters in respect of any securities and other details in this regard shall be entered. अगर कुछ भी charges है, placed है, कुछ भी अगर promoters का है any securities के अंदर, तो आप उसको भी रजिस्टर में मेंटेन कीजिए within 15 days of such event। हम लोग को 2 टाइम लिमिट मिला था, 7 डेज 7 डेज। अभी क्या बताया गया है, अगर प्रमोटर्स का कुछ भी है तो आपको वो क्या करना होगा, विद इन 15 डेज रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। इफ द प्रमोटर्स ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ जॉइंट वेंचर कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड है और जॉइंट वेंचर भी है विद अनदर कंपनी, हैव प्लेस्ड सेम, उसको भी आपको 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर में एंट्री कर लेना होगा, ठीक है। रूल 8 प्रोवाइड्स दैट द एंट्रीज इन द रजिस्टर मेंटेन एन इंडेक्स, जो भी आप मेंटेन करेंगे रजिस्टर में, इंक्लूडेड देयर इन शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय, रजिस्टर को कौन साइन करेगा, कंपनी secretary of the company or any other person authorized by the board for the purpose, and the date of the board resolution authorizing the same shall be mentioned, ठीक है। the entries of foreign company shall be authenticated by the company secretary of the company or any other person authorized by the board by appending his signature of each एंट्री। समझ में आया क्या बताया गया है कि रजिस्टर कहाँ पे मेंटेन होगा, रजिस्टर ऑफिस में
दो चीज़ है, 7 डेज में, या फिर प्रमोटर्स का कुछ भी है तो उसको 15 डेज में, विद इन 15 डेज रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। और रजिस्टर को कौन साइन करेगा, किसके पास अथॉरिटी है, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ एनी शेयर्स। अगर किसी भी शेयर्स का अगर बेनिफिशियल कोई दूसरा है तो उसका भी एक डिक्लेरेशन आपको देना पड़ता है। रूल 9 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज ए होल्डर ऑफ द शेयर्स, होल्डर्स का नाम है बट हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट shall file with the company a declaration to that effect of MGT 4 within 30 days from the date on which his name is entered in the register of members of such company. क्या होता है, कभी कभी शेयर तो होल्ड कर लिया है लेकिन उसका बेनिफिशियरी कोई दूसरा भी हो सकता है, तो उसको भी आपको क्या करना होगा, एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। किसमें, MGT 4 में, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, जब से उसका नाम रजिस्टर में मेंटेन हुआ है तो आपको उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है विद इन 30 डेज। वेयर एनी चेंज occurs in the beneficial interest in such shares, the registered owner shall within 30 days make a declaration in form MGT 4। क्या करना पड़ता है, अगर कुछ भी चेंजेस उसमें आता है तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ता है। ठीक है। MGT 1 में तो बताया गया है कि रजिस्टर मेंटेन करेगा नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और इसमें तो शेयर का बेनिफिशियरी बोला है ना, तो MGT 4 में डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि आपका शेयर का बेनिफिशियरी कौन है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर है रूल 14 में। कोई भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस को रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है। रूल 14 प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर्स एंड इंडिकेट्स Rule 14 provides that the registers and indices maintained shall be open for inspection during business hours at such reasonable time, not less than 2 hours on every working day, as the board may be decided by any member, debenture holder, other security holder, or beneficiary owner without payment of fee, and by other person on payment of such fee as may be specified by the articles of association of the company, not exceeding rupees 50 of each। कि रजिस्टर जो है मेंटेन कर रहा है उसको आप कोई भी मेंबर, डिवेंचर होल्डर क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। कब कर सकता है, बताओ कब कर सकता है, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या मेंबर्स को इंस्पेक्शन का पावर है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि यस, लेकिन कब, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बट नॉट लेस देन 2 आवर्स। आपको 2 आवर्स तक टाइम दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। बताओ, विदाउट पेमेंट ऑफ फी।
आपको उसके लिए कोई फी भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और लेकिन अदर पर्सन अगर होता है तो उसके लिए 50 रुपीज नहीं, बट नॉट लेस देन 50 रुपीज, 50 रुपया से कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। A person concerned may acquire a copy of any such register or entries therein on payment of such fee be specified in the articles of the association but not exceeding rupees 10 for each pages। क्या कर सकता है, रजिस्टर का कॉपी भी एक ले सकते हैं, लेकिन 10 रुपया से कम नहीं। ईच पेजेस का आपको क्या करना होता है, 10 रुपीज देना पड़ता है। सच कॉपीज एंड एंट्रीज शैल बी सप्लाइड विद इन 7 days ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच फी। विद इन 7 days आपको उसका कॉपी एक मिल जाएगा, ठीक है, उसका कॉपी भी रख सकता है। नेक्स्ट बताया गया है रूल 15 प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स along with index shall be preserved permanently and shall be kept under the custody of company secretary or any other person authorized by the board। कितना दिन तक रखना होगा, मेंटेन करना होगा, प्रिजर्व्ड परमानेंटली, और उसका एक कॉपी किसके पास रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। आप उसको दे सकते हैं, उसका कस्टडी में रख सकते हैं। द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी holder along with index shall be preserved for a period of 8 years from the date of redemption of debenture or securities and shall be kept in the custody of company secretary or any other person duly authorized by the board। सारा रजिस्टर को क्या करना होगा, परमानेंटली रखना होगा, लेकिन डिवेंचर या फिर एनी अदर सिक्योरिटीज उसका रिडेम्पशन होने के बाद, आफ्टर द रिडेम्पशन, उसको भी आपको 8 साल तक, एटलीस्ट 8 years आपको वो आपके पास रखना होगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जैसे इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, प्रिजम्पशन ऑफ रजिस्टर, ऑथेंटिकेशन, कौन ऑथेंटिकेट करता है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये सब आपको फॉरेन रजिस्टर, और क्या था, मेंबर्स का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है उसका कंटेंट्स, ठीक है। रजिस्टर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन क्या था, अगर कंपनी ये मेंटेन नहीं करता है, क्या है, if a company does not maintain a register of members or debenture holder or any other securities or fail to maintain them in accordance with the provisions of the act, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fee which shall not be less than 50,000, 50,000 से कम नहीं और 3 लाख से ज़्यादा भी नहीं, may extend to 3 lakhs, वो 3 lakhs भी हो सकता है, ठीक है। where the failure is a continuing, अगर आप उसको कंटिन्यूइंग मेंटेन नहीं करते हैं विथ अ फर्दर फाइन, फाइन होने के बाद भी which may extend to 1,000 for every day, ठीक है। पर डे आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर 1,000 करके पेनल्टी लग जाएगा आफ्टर इट्स फर्स्ट ड्यूरिंग द फेल्यूर कंटिन्यूएशन, ठीक है। समझ में आया क्या होगा। Section 89 subsection 5 provides that if any person fail to make a declaration,
क्या था डिक्लेरेशन में? एमजीटी 4 डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इफ एनी शेयर्स, अगर विदाउट एनी रीजनेबल कॉस्ट, तो उसके ऊपर भी फाइन क्या लगेगा? मे एक्सटेंड 50,000, और अगर कंटिन्यूएशन है उसके ऊपर भी 1,000 पर डे आपको लग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कंटिन्यूएशन करेंगे एनुअल रिटर्न से। ठीक है, पेनल्टीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन रजिस्टर मेंटेन नहीं करने का जो पेनल्टी होता है, मेनली जो फर्स्ट पैरा में है 50,000 एंड 1,000 पर डे, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सारा पेनल्टी याद करने जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी रजिस्टर क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 91 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी मे क्लोज, क्या कर सकता है? उसको क्लोज भी कर सकता है, लेकिन क्या करना होगा? विद इन not exceeding in the aggregate of 45 days in each year, but does not exceeding 30 days at any one time, subject to giving the previous notice at least 7 days or such leisure period as may be specified by SEBI if such company is a listed। आपको 7 days पहले आपको एक नोटिस देना होगा कि आप उससे कम नहीं, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है तो ठीक है, एटलीस्ट 7 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा कि आप रजिस्टर को क्लोज करना चाहते हैं। ठीक है, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई भी नहीं होगा। ठीक है, कि कंपनी के पास एक सुविधा भी रहता है कि आप रजिस्टर को मेंटेन भी कर, क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले नोटिस देना होगा। किसको देना होगा? रजिस्ट्रार को। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारा बताया है। ठीक है, जैसे किसके पास ऑथेंटिकेशन का साइनिंग पावर रहता है, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन, डिक्लेरेशन देना पड़ता है एमजीटी 4 में, क्या क्या मेंटेन करना होता है रजिस्टर में, उसका कंटेन क्या होगा। ठीक है, वो सब सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।